वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चिता टास्क फोर्स का गठन किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने चिता टास्क फोर्स का गठन किया है। अब यह चिता टास्क फोर्स है क्या? तो आपको भी पता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से लाके चीते रखे गए हैं। तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चिता की निगरानी के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य है चिता के स्वास्थ्य की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना। अब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री जो है वो है श्री भूपेंद्र यादव। कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव है। देखो और भी कुछ मंत्री हैं, वो भी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। रेल और संचार मंत्री जो हैं वो है श्री अश्वनी वैष्णव। अच्छा, प्रथम रेल मंत्री कौन थे और प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे आज़ादी के बाद? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि प्रथम रेल मंत्री और प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे। अब आगे है जल शक्ति मंत्री कौन है? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री जो हैं वो है श्री गिरिराज सिंह। कौन है? तो श्री गिरिराज सिंह है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है। अब यह नेशनल आइकन क्या होता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, किसके? तो ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जिसका नाम क्या है? तो मतदाता जंक्शन। ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेगा कि मतदाता जंक्शन की शुरुआत किसने की है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है। और यह किसके सहयोग से की है? तो ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से की है। यह है क्या? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को वोटिंग के लिए जागरूकता करना। देखो उद्देश्य और ये सब जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जानकारी, ये हर हाल में आप याद रखना, क्योंकि अब एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछता है कि आपका मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया। अब आपका डिफिकल्ट लेवल थोड़ा पूछेगा, जैसे कि कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 ऑप्शन रहेंगे, वो उस पर आपको चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो उस हिसाब से पढ़ो आप, ठीक है? देखो यह कार्यक्रम 23 भाषाओं में 230 आकाशवाणी चैनलों पर प्रकाशित किया जाएगा। कहाँ पे? तो 23 भाषाओं में यह प्रसारित होगा और 230 आकाशवाणी चैनलों पे होगा, ठीक है? अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। मैंने कल भी बताया था आपको कि DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है? RPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इंडियन रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है? देखो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर है आपके चीफ जो हैं वो है राजीव कुमार, ठीक है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 या 65 वर्ष की होती है। दोनों में से जो पहले पुर जाएगा वो होगी, ठीक है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, ठीक है? अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किसका? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। देखो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है? कहाँ से? तो पहले 21 वर्ष था, ये 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 5 मिशन जो लॉन्च किया गया है वो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स के द्वारा। अब क्रू 5 है क्या? देखो इससे पहले ये जानते, देखो स्पेस एक्स जो आपका है इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है?
इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो जक्सा जापान की है, ठीक है। जक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा। इंडिया की इसरो है और नासा अमेरिका की है, ठीक है। स्पेस एक्स भी अमेरिका की ही है, ठीक है। तो आपको बताना है नासा इसरो की स्थापना, नासा और इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी और चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो देखो यह स्पेस एक्स ने किया है और यह है क्या क्रू 5? तो यह मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। कितने व्यक्ति को? तो 4 एस्ट्रोनॉट को आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। ऐसा पहली बार है जब एलोन मस्क की नेतृत्व वाली कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा है, ठीक है। देखो यह मिशन में 2 अमेरिकी नागरिक हैं, एक जापानी है और एक रूस के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो 2 अमेरिका के हैं, एक जापान के हैं और एक रूस के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, ठीक है। देखो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बारे में भी बीबीसी जाए पूछा है कि जापान के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी? पूर्व प्रधानमंत्री। तो कौन थे? शिंजो अबे थे, ठीक है। देखो अब स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स के का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं एलोन मस्क और स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 14 मार्च 2002 को। कब? तो 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ और एमडी जो बने हैं वो बने हैं किशोर कुमार पोलुदासु। कौन बने हैं? किशोर कुमार पोलुदासु एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन को गठन करने की मंजूरी दी है? तो महिला पीएसी बटालियन जो है इसकी गठन की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने दी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी गठन की मंजूरी दी है। अब पीएसी क्या होता है? तो प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, ठीक है, प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश में साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की जा रही है। इस 3 बटालियन का नाम जो है, एक का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी बटालियन, दूसरे का नाम है उदय देवी बटालियन और तीसरे का नाम है झलकारी बाई बटालियन। ये तीनों थी कौन? तो ये जो तीनों थी आपकी, ये तीनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की बलिदान दी थी, ठीक है। अब देखो यह बटालियन, जो 3 बटालियन आपकी है, रानी अवंतीबाई लोधी बटालियन, उदय देवी बटालियन और झलकारी बाई बटालियन, ये तीनों की नियुक्ति क्रमशः बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा इन तीनों का नियुक्ति। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मैंने पूछा था लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। सॉरी, मैंने पूछा था आपका कि यमुना रिवर के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यमुना रिवर के किनारे आगरा है। कौन सा शहर है? आगरा, दिल्ली और मथुरा जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और यूपी में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। यूपी जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है आपका वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान है और अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये यूपी में है। यूपी के लखनऊ में आपका सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अब उत्तर प्रदेश से और कौन कौन से करंट अफेयर बनते हैं महत्वपूर्ण वाले? तो सब्जियों के उत्पादन में प्रथम राज्य जो आपका है ये यूपी है। अच्छा, मैंने कल बताया था आपको कि चीनी के उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है, ठीक है। चलो, तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत जो थे वो भारत के प्रथम सीडीएस थे, चीफ ऑफ सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। देखो अभी वर्तमान में सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि वर्तमान में सीडीएस कौन बनी है। धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है यूपी में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को यूपी जो है आपका, इसको प्रथम स्थान मिला है, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो दिया गया है ये यूपी को दिया गया है।
किसानों की आय को दुगनी करने के लिए पंचा अमृत योजना शुरू की गई है। शिक्षा टाउनशिप की शुरुआत यूपी में की गई है। कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है और इससे पहले फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। अच्छा, मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। ठीक है। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है यूपी में, जो मैंने कल बताया था। ये क्या है सोलर रूफटॉप? जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो जितनी भी करंट अफेयर है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो पीछे वाला ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो पीछे वाला देखोगे तभी ये सब समझ आएगा कि सोलर रूफटॉप क्या है। ठीक है, इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल क्या है, तो पीछे वाला वीडियो डेली देखोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत एसबीआई ने की है। महात्मा गांधी जी की जो जयंती हुई थी उसी दिन की गई थी और इसी के तहत आपका 30 गांवों को गोद लिया गया था। कौन से गांव को? कितने गांव को? 30 गांवों को। और ये 30 गांव जो थे आपके वो कौन कौन से राज्य के थे? तो हरियाणा के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, पश्चिम बंगाल के और तमिलनाडु के दूर दराज के गांवों को गोद लिया गया था उसको डेवलप करने के लिए। और किसने लिया था? तो एसबीआई ने ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया था, उसी के तहत लिया था। अब एसबीआई, तो एसबीआई की का फुल फॉर्म होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, देखो अब और भी बहुत सारे बैंक है जिसने बहुत सारे अभियान को शुरू किया है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई है और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। कैशलेस कार्ड एसबीआई ने शुरू किया। जमा योजना उत्सव एसबीआई ने शुरू किया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाया है एसबीआई ने। ग्राम सेवा कार्यक्रम मैंने जस्ट बताया, इसके तहत 30 दूर दराज गांवों को गोद लिया गया है, एसबीआई ने चलाया। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा एचडीएफसी ने शुरू किया। गुजरात में बैंक ऑफ वेल्थ सेवा एचडीएफसी ने शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटलीकरण करने की घोषणा यूनियन बैंक ने किया। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत की है एचडीएफसी ने। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान, मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया। अर्थात मुंह बंद रखो अभियान किस बैंक ने शुरू किया? तो एचडीएफसी ने किया। और फिर मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया। किसने किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान, खुशियों का त्यौहार शुरू किया। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2022 का साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है एनी एकॉस को। किसको दिया गया है? तो एनी एनकॉन्स को ये दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यह कहाँ की है? तो यह फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की है। एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक, क्लिनिक, इक्विटी पर कई लेख लिखे थे। एनी का मानना है कि लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो सामाजिक और समानता के लिए हमारी आंखें खोलता है। इस उद्देश्य के लिए वह भाषा को चाकू के रूप में इस्तेमाल करती है, यही एनी का कहना है। इसीलिए एनी एनकॉस को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 2022 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो 2022 का शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो एल.एस. बालियात्स्की को दिया गया है और सीसीएल को दिया गया है। अब एस.एल. बालियात्स्की कौन है? तो ये आपके बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। ठीक है, और सीसीएल क्या है? तो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है। ठीक है, सीसीएल का फुल फॉर्म। अब देखो इससे पहले भी और देखो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दी जाती है। जैसे भौतिक क्षेत्र में घोषणा की गई है कि एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ कॉर्लस अमेरिका के हैं और एंटेनो जिग्लिगर ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको दिया जाएगा भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। योगदान था क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीकी का रास्ता साफ करने के लिए दिया गया इनको। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन के क्षेत्र में भी घोषणा किया गया है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है स्वाते पैम्बो को दिया गया है। ये स्वीडन के हैं और इनका योगदान है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की अनुवांशिकी से जुड़ी खोज के लिए दिया गया है।
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो कॉरिलीन बोटोर्जी अमेरिका के हैं, मोर्टन मेंडल डेनमार्क के हैं और बैरी शार्पलेस अमेरिका के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। योगदान क्या था, तो अणु के टूटने पर उसके कामों के लिए दिया गया था। किसके टूटने पर, तो अणु के टूटने पर इसके कामों के लिए दिया गया था, जिसे क्लिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही पूछ लेगा क्लिक केमिस्ट्री के नाम से, क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो किसको दिया गया है, कोरोलिन बोटोर्जी को दिया गया है, मोर्टन मेंडल को दिया गया है और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। अब साहित्य के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो मैंने भी जस्ट बताया साहित्य के क्षेत्र में एनी एनकॉस्ट जो फ्रांस की है इसको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो मैंने जस्ट बोला आपका कि एलन बालियत्स्की को दिया गया जो बेलारूस की हैं, और सीसीएल मतलब यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। ठीक है, शांति के क्षेत्र में एक क्षेत्र बचा हुआ है, उसकी भी घोषणा होगी तो उसका भी दे दूंगा मैं, और उसके बाद नोबेल पुरस्कार की मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, और वहां से क्या क्या प्रश्न आएंगे वो भी बना दूंगा ऑब्जेक्टिव करके। ठीक है, और उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मैं डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भेजता हूं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च तथा सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था तथा इसकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे खोज किए थे, लेकिन एक मुख्य था इनका खोज, डायनामाइट का खोज जो किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जा रहा है, अर्थात ये कि पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। देखो नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को, 3 लोगों को। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, अब यह बंद कर दिया गया है। तो आपको जवाब ये देना है कि नोबेल पुरस्कार मृत व्यक्तियों को देने बंद करने की घोषणा कब से की जाएगी, यानी कि मृत व्यक्तियों को अब नहीं दिया जाएगा। यह घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखो मृत व्यक्ति में कौन कौन थे, तो एरी एक्सेल कार्ल फोल्डट, इनको 1931 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, और डैग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के पूर्व महासचिव थे, इनको 1961 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार 1917, 1944 और 1963 में दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब कौन कौन से भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। बीएस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। ठीक है, और अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। अभिजीत विनायक बनर्जी जो हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको फिर नहीं दिया गया था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है,
तो कपास और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात राज्य जो है ये प्रथम स्थान पर है। कल मैंने बताया था कि भारत चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र जो है यह चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब इस महीने में अब कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया और यह अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर और विश्व पशु दिवस जो मनाया गया ये कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस। विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया 5 सितंबर को। विश्व सेरेब्रल दिवस पॉलिसी दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। कौन सा? तो विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस जो मनाया गया ये मनाया गया 6 अक्टूबर को। और विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया? सही कर लीजिएगा, 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस की सहायता के उद्देश्य से सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप जो लॉन्च किया गया है वह लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में पब्बर नदी पर है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीका करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन 100% करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है और शिमला में ही है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील आपका कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने इंश्योरेंस इंडिया अभियान शुरू किया है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि किसने इंश्योरेंस इंडिया अभियान शुरू किया है। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, जिसमें एक प्रीत शिवम है जिनका जवाब काफ़ी ही अच्छा था। ठीक है, प्रीति शिवम है जिनका जवाब काफ़ी ही अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।